कंसीडर किया जाएगा कि वो लाहौर और गुजरांवाला दोनों प्लेसेस पे रिजाइड करता है और आपके पास ऑप्शन है इन दोनों प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पे सूट फाइल कर सकते हैं। वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 16 से लेके 20 तक कवर करेंगे सीपीसी का, जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट से डील करता है। उसके बाद जो सेक्शन 47 है सीपीसी का, उसको कवर करेंगे। एक चीज़ मैं इधर बता दूं, ये जितने भी सेक्शन 16 से लेके 20 तक है जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करता है, इसके सेक्शंस काफ़ी लेंथी हैं और मैंने इन सेक्शंस में से की पॉइंट्स निकाल के और काफ़ी इजी करके इन सेक्शंस को मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं काफ़ी प्रिसाइज फॉर्म में, और उन नोट्स से मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। तो आपने अपने भी नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लेने हैं और अपने पास बुक भी रखनी है, उस बुक से इन सेक्शंस को जो है वो टैली कर लेना है। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी किसी सूट को ट्राई करने की, उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहेंगे। अब आगे सेक्शन 16 में कह रहे हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई भी सूट फाइल करना है तो आप किस कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। अब सेक्शन 16 में जो जनरल रूल बताया गया है वो ये है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई सूट फाइल करना है तो आप उसी कोर्ट में सूट फाइल करेंगे जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट करती है। ये एक जनरल रूल आ गया कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो प्रॉपर्टी लाहौर में है तो आपने सूट भी लाहौर में फ़ाइल करना है, ना कि आप कराची में जाके सूट फाइल करें। तो अगर जो प्रॉपर्टी है वो गुजरात में है तो आपने सूट भी गुजरात में फ़ाइल करना है। उसके बाद इसकी दो एक्सेप्शंस भी हैं जो कि सेक्शन 16 में बताई गई हैं। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो इसके क्लास सी में दी गई है सेक्शन 16 में। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई सूट है जो कि फॉरक्लोजर से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, रिडम्पशन इन केस ऑफ अ मॉर्गेज से रिलेटेड है, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज वगैरह है, तो फिर आप सूट कहाँ पे फाइल करेंगे। अब अगर इनका मीनिंग देखा जाए फॉरक्लोजर का या रिडम्पशन का, तो फॉरक्लोजर का मीनिंग होता है जब्त करवाना और रिडम्पशन का मतलब होता है रिहा करवाना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाता है और उस पे जो है वो कुछ पैसे लेता है बैंक से। अब अगर वो बाद में वो पर्सन जो है वो पैसे पे कर देता है बैंक को, तो फिर बैंक वाले अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसे वापस नहीं करते तो वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा रिडम्पशन का कि मैंने सारी पेमेंट जो भी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी पे मैंने पैसे लिए थे वो मैंने बैंक को वापस कर दिए हैं। अब ये मेरी जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है इसको रिलीज़ करवाए कोर्ट। तो वहाँ पे जो सूट फाइल करेगा वो रिडम्पशन का सूट फाइल करेगा। और फॉरक्लोजर का मतलब होता है कि एक पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करवाई, उस पे उसने पैसे लिए, लेकिन बाद में अगर वो पैसे पे नहीं करता तो जो मॉर्गेजी होता है वो कोर्ट में सूट फाइल करता है और कोर्ट को कहता है कि इसने मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी पे इतना टाइम पीरियड था, उसके अंदर अंदर इसने पैसे पे करने थे, इसने नहीं किए, लिहाजा अब ये जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी है इसको कोर्ट जब्त कर ले। या फिर अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को सेल करने का अगर सूट फाइल करना है तो इसमें क्लास सी में कह रही हैं जो इसकी फ़र्स्ट एक्सेप्शन बनती है कि अगर कोई सूट फाइल करना है आपने मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी सेल से रिलेटेड, या उसकी रिडम्पशन से रिलेटेड, या फॉरक्लोजर से रिलेटेड, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एक तो जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं उस कोर्ट में जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रही है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप उस जगह पे भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अब जो दूसरी एक्सेप्शन है उसमें कह रहे हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई कंपनसेशन का सूट फाइल करना है तो फिर आप किस कोर्ट में वो कंपनसेशन का सूट फाइल करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी कोई फसल वगैरह है, किसी पर्सन ने जानबूझ के उस फसल में आग लगा दी है, या कोई आपका घर वगैरह था किसी ने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया है, या फिर उस घर की खिड़कियां वगैरह तोड़ दी हैं, तो आपने कंपनसेशन का सूट फाइल करना है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं।
पहला ऑप्शन जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है और दूसरा ऑप्शन जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जो थर्ड इसका ऑप्शन बनता है वो जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो रिजाइड करता है या अपना बिजनेस वगैरह चलाता है या काम वगैरह करता है। तो वहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी जगह पे सूट फाइल कर सकते हैं। कंपनसेशन के केसेस में इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडर रिजाइड करता है या अपना बिजनेस वगैरह करता है या काम वगैरह करता है। क्योंकि कंपनसेशन के केसेस में जो डिफेंडेंट है उसने बस पैसे वगैरह ही पे करने होते हैं, कंपनसेट करना होता है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करता है वहाँ पे भी सूट फाइल किया जा सकता है या जहाँ पे बिजनेस वगैरह करता है। उसके बाद आगे आ जाता है कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड सूट फाइल करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा वगैरह कर लिया है या कोई अटैचमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से रिलेटेड आपने कोई सूट फाइल करना है, तो इन दो केसेस में आप वहाँ पे सूट फाइल करेंगे जहाँ पे ये प्रॉपर्टी जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो आप वहाँ पे सूट फाइल करेंगे। उसके बाद आगे सेक्शन 17 इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो ज़्यादा कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस कोर्ट में जाके तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल करें। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोगों ने कोई कंपनसेशन का सूट फाइल करना है या फिर हम लोग कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर हम लोग जो है वो जितनी कोर्ट्स के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है उन कोर्ट्स में से किसी एक कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं जिस कोर्ट में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन जो है वो सिचुएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स हैं और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल जहाँ पे कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो रही है वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, तो उसका आधा पोर्शन एक कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, आधा पोर्शन एक कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन है कि हम दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन जो है वो सिचुएट करता है। उसके बाद एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा कि जिस कोर्ट में ये सूट फाइल किया जा रहा है उस कोर्ट के पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी, अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि कोर्ट कितनी मालियत का सूट जो है वो सुन सकती है। तो ये नहीं सिर्फ देखा जाएगा कि कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है तो बस कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है वो उस सूट को ट्राई कर सकती है, बल्कि उसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए। अब अगला सेक्शन 18 इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सिचुएट कर रही है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, वहाँ पे पता ही नहीं है कि इन दोनों कोर्ट्स में से किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस प्रॉपर्टी को ट्राई करने की, तो वहाँ पे हम लोग किस कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। तो इस सेक्शन 18 में कह रहे हैं कि अगर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है और जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स की लोकल लिमिट्स के अंदर सिचुएट करती है, तो वहाँ पे उन दोनों कोर्ट्स में से कोई भी एक कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है उस अनसर्टेनिटी से रिलेटेड और उस सूट को इंटरटेन करके उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। लेकिन अगर जो कोर्ट है वो अगर ये अनसर्टेनिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती और वैसे ही उस सूट को इंटरटेन करती है और बाद में डिस्पोज ऑफ कर देती है, तो जो दूसरी पार्टी है जिस पार्टी के अगेंस्ट डिक्री पास हो जाती है वो पार्टी अगर एपलेट कोर्ट में जाके या रिविजनल कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन रेज कर देती है कि जी जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है उस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सूट को ट्राई करने की, तो इसमें कह रहे हैं कि जो एपलेट कोर्ट होगी या रिविजनल कोर्ट होगी वो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्शन को तब तक इंटरटेन नहीं करेगी जब तक अगर कोर्ट को ये ना लगता हो कि फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, या फिर अगर कोर्ट को ये ना लगता हो कि अगर जिस टाइम पे प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है उस टाइम पे तो अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड ही नहीं था। तो फिर अगर उस टाइम पे कोई ग्राउंड नहीं था तो इस सूरत में, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस होगा अगर ऐसे किसी ऑब्जेक्शन को जो है वो इंटरटेन किया, तो उस सूरत में जो एपलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी।
अब अगला सेक्शन सेक्शन 19। इस सेक्शन में मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड अगर आपने कंपनसेशन का सूट फाइल करना है तो आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे। जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोगों ने कंपनसेशन का सूट फाइल करना था, लेकिन यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपने कंपनसेशन का सूट फाइल करना है, जैसे अगर कोई आपकी गाड़ी वगैरह को डैमेज कर देता है या अगर कोई पर्सन है उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, उसने कंपनसेशन का सूट फाइल करना है, तो यहाँ पे उस पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं। जहाँ पे जिस प्लेस पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे वो रॉन्ग कमिट हुआ है, वहाँ पे भी आप ये कंपनसेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। और दूसरा जहाँ पे डिफेंडर रिजाइड करता है या अपना बिजनेस वगैरह चलाता है, वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 20 में कह रहे हैं कि जितने भी सेक्शंस हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं 16 से लेके 19 तक, इनके अलावा अगर कोई भी ऐसा केस है, कोई सूट है आपने जो इन सेक्शंस में फॉल नहीं करता, तो फिर आपने कहाँ पे सूट फाइल करना है। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट जो इसका क्लास ए है, इसमें कह रहे हैं कि जहाँ पे डिफेंडर रिजाइड करता है या बिजनेस करता है या फिर अपना काम वगैरह करता है, वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। या फिर अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो जहाँ पे वो रिजाइड करते हैं वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद इसके क्लास बी में कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं लेकिन वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लेंटिफ है उसने तीन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, लेकिन वो जो तीन डिफेंडेंट्स हैं वो एक डिफेंडेंट जो है वो लाहौर रिजाइड करता है, एक जो है वो गुजरांवाला में है और एक गुजरात में है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि इन तीन प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पे हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइज़ो ऐड की गई है, एक कंडीशन ऐड की गई है कि अगर इन तीनों प्लेसेस में से किसी एक प्लेस पे आपने सूट फाइल करना है तो आप कोर्ट की परमिशन के साथ सूट फाइल करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने लाहौर में सूट फाइल करना है और बाकी जो दो डिफेंडेंट्स हैं, एक गुजरांवाला में है और एक गुजरात में है, तो कोर्ट की परमिशन के साथ आप लाहौर में सूट फाइल करेंगे। या फिर जो बाकी दो डिफेंडेंट्स हैं वो अगर जो लाहौर रिजाइड नहीं करते, वो अगर इजाज़त दे देते हैं, वो अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, तो फिर आप इन तीनों प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पे जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, इसमें कह रहे हैं कि अगर एक डिफेंडेंट है, उसकी एक परमानेंट रेजिडेंस है और एक टेम्परेरी है। लाहौर में वो जो है वो परमानेंट रेजिडेंस है उसकी और गुजरांवाला में टेम्परेरी है, तो यहाँ पे यही कंसीडर किया जाएगा कि वो लाहौर और गुजरांवाला दोनों प्लेसेस पे रिजाइड करता है और आपके पास ऑप्शन है इन दोनों प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पे सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने किसी कारपोरेशन के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है तो आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे। जहाँ पे उस कारपोरेशन का प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे उसका कोई सब ऑर्डिनेट ऑफिस है वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। जो अगला सेक्शन है सेक्शन 47। इस सेक्शन में सिंपल सी चीज़ बताई गई है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके क्लास 1 में कह रहे हैं कि अगर जो सिविल कोर्ट है वो अगर कोई डिक्री पास करती है और उस डिक्री की अगर एग्जीक्यूशन चल रही है, तो जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन चल रही है उस कोर्ट में अगर उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है पार्टीज़ के बीच में, तो पार्टीज़ क्या करेंगी, वो जाके उस क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रेश सूट फाइल नहीं करेंगी, बल्कि वो उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगी और वो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वही उस क्वेश्चन को डिसाइड करेगी। के बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करती है लिमिटेशन से रिलेटेड या फिर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल एक पार्टी जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करती है, कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज हो गया उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो दूसरी पार्टी अगर उस एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन रेज़ कर देती है, लिमिटेशन का ऑब्जेक्शन रेज़ कर देती है या फिर जुरिस्डिक्शन का, कि इस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसको ट्राई करने की, या फिर इस एप्लीकेशन का तो लिमिटेशन पीरियड ही एक्सपायर हो चुका है, तो इस किस्म का अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज़ करती है एक पार्टी, तो सिविल कोर्ट ऐसी किसी भी ऑब्जेक्शन पिटीशन को ऐसे ट्रीट करेगी जैसे कि एक सिविल सूट को ट्रीट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिविल सूट में कोर्ट जो है वो
कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है जब ज़रूरी समझती है, या फिर इश्यूज़ वगैरह फ्रेम करती है। तो इसी तरीके से जब ऐसी कोई भी ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल की जाएगी, तो कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है कि वो कोर्ट अगर ज़रूरी समझती है तो उस ऑब्जेक्शन पिटीशन में कमीशन अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद कोई इश्यूज़ फ्रेम करना चाहे तो इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब ऐसी कोई भी ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल की जाएगी तो कोर्ट जो है वो इस ऑब्जेक्शन पिटीशन को एज अ सूट ट्रीट कर सकती है। या फिर अगर कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है किसी ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज हुआ है, तो कोर्ट ऐसे सूट को ऐसे ट्रीट करेगी जैसे कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ट्रीट कर रही है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर कोर्ट ज़रूरी समझती है तो कोर्ट आर्डर भी पास कर सकती है एडिशनल कोर्ट फ़ी वगैरह पे करने के लिए। जो क्लास 3 है वो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पार्टीज़ टू द सूट थी उनमें से जो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेंटिफ है, उसकी अगर डेथ हो जाती है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करती हैं उस डिक्री से रिलेटेड, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो अगर क्वेश्चन ये राइज कर देता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कि ये जो पार्टी है जिसने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल की हैं, ये तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है प्लेंटिफ के। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है पार्टीज़ के बीच में, तो वो क्वेश्चन भी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वही उस क्वेश्चन को डिसाइड भी करेगी। इसके लिए कोई सेपरेट सूट वगैरह जो है वो पार्टी फाइल नहीं करेगी। अब आगे एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई है इस सेक्शन में। इस एक्सप्लेनेशन में को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट के बारे में बताया गया है। अब अगर एक सूट में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ थे या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे, फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने मिल के एक पर्सन के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया है, तो वो सूट अगर 3 पर्सन्स की हद तक जो है वो डिक्री हो गया है और एक प्लेंटिफ की हद तक वो सूट अगर डिसमिस हो गया है, तो इस एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि जिस प्लेंटिफ की हद तक एक सूट डिसमिस हो जाता है, तो इस एक्सप्लेनेशन में कह रही हैं कि उस प्लेंटिफ को भी इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में पार्टी कंसीडर किया जाएगा, चाहे उस प्लेंटिफ या उस डिफेंडेंट की हद तक जो सूट है वो डिसमिस हो गया था। तो ये सेक्शन 16 से लेके 20 तक थे और सेक्शन 47। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।